गुड मॉर्निंग सर। आज नेशनल एपिलेप्सी डे है, तो इसके उपलक्ष्य में आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, जो नेशनल एपिलेप्सी डे है वो इसलिए मनाया जाता है कि एपिलेप्सी जो एक बहुत कॉमन बीमारी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और इसके बारे में अगर कुछ मिसकंसेप्शन या भ्रांतियां हैं तो उनको दूर किया जाए। तो आज हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे ऑडियंस ने हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एपिलेप्सी दिमाग की बीमारी है, तो फिर सामान्य जीवन कैसे जी सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट जब भी एपिलेप्सी डे होता है तो सभी अपने अपने चैनल्स पे लोगों को यही जागरूकता फैलाते हैं कि हम एपिलेप्सी के मिर्गी के जो और एपिलेप्सी या मिर्गी के जो भी रोगी हैं वो सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जब बीमारी दिमाग में है और दिमाग तो जो है एक तरीके से हेडमास्टर है पूरी बॉडी का, और अगर वो ठीक नहीं है तो एपिलेप्सी के लोग सामान्य जीवन कैसे जी सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो एपिलेप्सी है तो ब्रेन की बीमारी, पर उसमें ब्रेन में जो भी डिस्टरबेंस होता है वो बहुत ही क्षणिक यानी कुछ सेकंड्स के लिए होता है। इसलिए ओवरऑल आपका ब्रेन उसमें टोटली नॉर्मल होता है। यानी एपिलेप्सी जो है, जो दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट या विद्युत संचालन के जो चैनल्स होते हैं उसमें डिस्टरबेंस आने से होती है, और वो डिस्टरबेंस बहुत टेम्परेरी होता है। तो जैसे ही वो डिस्टरबेंस होता है तो दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं और अचानक से बहुत सारे इम्पल्स एक साथ प्रवाहित होते हैं। तो आदमी को मिर्गी का दौरा जैसा बनता है और वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लग सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, पर उसके तुरंत ही बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर हम एपिलेप्सी की दवाई रेगुलरली लेते हैं तो इस प्रकार के दौरों को हम रोक सकते हैं, और फिर उसका ब्रेन चूंकि अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल है तो वो एकदम नॉर्मल जीवन जीने में आराम से सक्षम होता है। थैंक यू सर, ये बताने के लिए कि एपिलेप्सी के साथ एक सामान्य जीवन व्यतीत किया जा सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि एपिलेप्सी से जुड़ा क्या फर्स्ट एड है जो वो कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई किसी को मिर्गी का दौरा आ गया और हम साथ में खड़े हैं तो हम क्या करें। तो इसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं कि जैसे जूता सूंघाना या मुंह में कुछ डालना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। अगर एपिलेप्सी का दौरा शुरू हुआ है तो वो अपने आप रुक जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उसको चोट नहीं लगे। जो एपिलेप्सी का रोगी है वो जब गिरेगा उसको चोट लग सकती है, तो आप उसको सुरक्षित एक जगह लेटा दें। आप उसको करवट दिला सकते हैं ताकि उसका कफ या झाग उसके फेफड़ों में ना चला जाए, और आप बस उसका इंतजार करें। उसको बहुत ज़्यादा पकड़े भी नहीं, रिस्ट्रेन भी ना करें, इतना ही रिस्ट्रेन करें कि उसके हाथ पांव कहीं टकराए नहीं और वो चोट ना खाए। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आप कॉन्शियस हो जाएगा। जी सर। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि ईईजी क्यों करवाते हैं एपिलेप्सी में? हाँ, ये ईईजी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत इंटरेस्ट करती है, क्योंकि बहुत सारी वायर्स लगा के दिमाग में ये जांच की जाती है, तो लोगों को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि ये क्या है। तो एक्चुअली इसमें जो हम ब्रेन की इम्पल्स है वो मैपिंग करते हैं कि वो कोऑर्डिनेटेड वे में आ रही है जैसी नॉर्मल लोगों में आती है, या उसमें कुछ अनकोऑर्डिनेटेड सा एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है। तो जो अनकोऑर्डिनेटेड एबनॉर्मल डिस्चार्ज ईईजी में आता है वो एपिलेप्सी की एक निशानी होता है, उसके डायग्नोसिस में मदद करता है। दूसरा, एपिलेप्सी आप लोगों को तो एक ही बीमारी लगती है, पर इसके कई सब टाइप होते हैं। अगर डॉक्टरी भाषा में इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर किस प्रकार की एपिलेप्सी है वो ईईजी से पता चलता है। तो कौन सी दवाई ज़्यादा माफिक आएगी मरीज को वो पता चलता है। और कुछ केसेस में एपिलेप्सी से मिलती जुलती कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें भी आदमी बेहोश होकर गिर सकता है, तो ईईजी उसको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती। और कई बार जब हमें एपिलेप्सी के रोगी की दवाई बंद करनी हो, और उस समय भी कुछ लोग ईईजी करा कर देखते हैं कि ईईजी नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है। ओके सर, तो दवाई बंद कब होती है फिर एपिलेप्सी में? देखिए, एपिलेप्सी की दवाई बंद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको कुछ साल तक दौरे नहीं आने चाहिए। ये पीरियड 3 से 5 साल का हो सकता है। अगर आपने 3 से 5 साल तक एक भी दौरा आपको नहीं आया है तो जो एपिलेप्सी की दवाई ले रहे हैं वो हम धीरे धीरे स्लोली उसकी डोज कम करके उसको बंद कर सकते हैं। कई बार इसमें सफलता मिलती है, कई बार इसमें सफलता नहीं मिलती। 60 से 70% केसेस में पहली बार में ही सफलता मिल जाती है, दवाई बंद हो जाती है। पर कुछ लोगों को जैसे ही हम दवाई कम करते हैं दोबारा दौरा आ जाता है। ऐसे लोगों में हमें पेशेंट को दोबारा कोर्स देना पड़ता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमें लगता है कि दिमाग में कुछ परमानेंट स्कार बना हुआ है जिसकी वजह से एपिलेप्सी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन कंडीशंस में हम 5 साल से भी ज़्यादा दवाई भी दे सकते हैं या उसको बंद नहीं भी कर सकते। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करें? कहीं गलत डायग्नोसिस होने के तो चांसेस नहीं है एपिलेप्सी में? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अगर हम 100
पेशेंट लें एपिलेप्सी के, खासतौर पे ऐसे पेशेंट जिनके दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे बहुत अच्छी दवाइयाँ लेने के बाद, तो उसमें करीब 20% पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको एपिलेप्सी है ही नहीं। तो एपिलेप्सी का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए आपको ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कई बीमारियां एपिलेप्सी से मिलती जुलती होती हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आजकल सबके पास मोबाइल होता है, तो ऐसे किसी दौरे की आप रिकॉर्डिंग कर सकें वो बहुत हेल्पफुल होता है। और आप कितने अच्छे से उस दौरे को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हर बार दौरा डॉक्टर के सामने तो आएगा नहीं, आपको डॉक्टर को बतानी है अपनी ऑब्जर्वेशन कि मैंने देखा इस मरीज को ये हुआ। तो ये ऑब्जर्वेशन डॉक्टर को बहुत मदद करती है इस नतीजे पर पहुंचने में कि ये वास्तविक एपिलेप्सी है कि नहीं। तो केयरफुली पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर का अपना अनुभव होता है, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एमआरआई, ईईजी वगैरह, उसके बाद हम इस डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने एपिलेप्सी बोल दिया है तो वो कंफर्म है कि एपिलेप्सी भी हो, उसको अच्छे से कंफर्म करना चाहिए, न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, और आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने पेशेंट के बारे में। लोग सोचते हैं सब कुछ टेस्ट से पता चलता है, पर ऐसा नहीं है। मरीज का जो अटेंडेंट होता है, जिसके उस दौरे को जिस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एपिलेप्सी का डायग्नोसिस बनाने में और उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। एपिलेप्सी से ग्रसित है तो क्या उनकी मैरिज और प्रेगनेंसी में कोई इश्यूज हो सकते हैं? जी नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि एपिलेप्सी का रोगी सामान्य जीवन बिता सकता है, तो सामान्य जीवन में शादी भी इंक्लूडेड है, प्रेगनेंसी भी इंक्लूडेड है, उसकी जॉब भी इंक्लूडेड है। वो सभी चीज़ें सामान्य रूप से कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस पेशेंट में इतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए कि वो दवाई अपनी नियमित ले और उसके दौरे इस कारण से दवाई लेने की वजह से कंट्रोल में रहें, बहुत ज़्यादा दौरे नहीं आए, तो उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रेगनेंसी का भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी के रोगी को दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और गर्भावस्था के दौरान भी वो दवाइयाँ कंटिन्यू करनी पड़ती हैं, तो कुछ लोगों को ये संदेह रहता है कि बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं। तो बच्चे पर दवाई का इफेक्ट पड़ने की संभावना भी बहुत कम होती है। दवाई तो देखिए आप कोई भी लेंगे अगर प्रेगनेंसी में, तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है। सर दर्द की दवाई का भी पड़ सकता है, किसी एंटीबायोटिक का भी पड़ सकता है। तो सिर्फ एपिलेप्सी की दवाई कोई सिंगल आउट करें कि इसका बच्चे पे बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर प्रेगनेंसियाँ, मोर देन 90% ऑफ द प्रेगनेंसीज जो एपिलेप्सी की लेडीज़ में होती हैं, वो बहुत आसानी से और सफलतापूर्वक कंप्लीट होती हैं। ये हमारा खुद का भी अनुभव रहा है और लिटरेचर में भी ऐसा ही लिखा है। थैंक यू।